जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा में हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के जूलॉजी MIC के सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से हैं, और इनका जो MIC है यानी कि माइनर कोर्सेज जो है उन्होंने जूलॉजी लिया हुआ है और वो सेमेस्टर 4 में आए हैं। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर सिलेबस और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पत्र को हम लोग हल करेंगे। और यहाँ पर जो है जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और अंग्रेजी मीडियम के हैं उनके लिए भी जो है हम लोग साथ साथ जो है हिंदी इंग्लिश के बारे में यहाँ पर हम लोग दोनों लैंग्वेज में देखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की कि क्या जो है हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ता है MIC जूलॉजी सेमेस्टर्स 4 में। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोगों का सिलेबस है, अब देखिए आइए हम लोग देखते हैं कि जो MIC इकोलॉजी क्रेडिट 2 है इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या कंप्लीट करने हैं, जिसमें से आपके 5 यूनिट हैं। इसमें से आपका पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शंस टू इकोलॉजी पर बेस है, यानी कि जो हम लोग की इकोलॉजी है इनके बारे में परिचय देखना है। स्कोप ऑफ इकोलॉजी यानी कि जो पारिस्थितिकी हैं इनका क्या क्या स्कोप है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ये जानने हैं। उसके बाद यूनिट 2 में है पॉपुलेशंस डायनामिक्स, जनसंख्या जो डायनामिक्स है वो देखना है। उसके बाद है डेमोग्राफिक इंडिसेस है, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस है। तो इस क्लास में हम लोग जो है कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे यूनिट और यूनिट 2। तो इसमें हम लोग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों साथ ही साथ देखते जाएंगे। चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इकोलॉजिकल जो हम लोगों का पारिस्थितिकी है इनका परिचय जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इकोलॉजी जो होता है इनका इंट्रोडक्शन यानी परिचय, यानी कि जो पारिस्थितिकी होता है यह क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट्स, यानी कि जब हम लोग जीवों का उनके पर्यावरण के साथ अंतः संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी जो होता है वह साइंटिफिक स्टडी होता है सजीवों का उनके पर्यावरण के जो है संबंध में। उसके बाद आगे देखें, इट वाज कॉइन्ड इन 1866 इन अर्नस्ट हैकेल, यानी कि जो इकोलॉजी शब्द है इसके बारे में सबसे पहले जो है अर्नस्ट हैकेल नाम के वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में जो है क्या किया, ये शब्द दिया। तो अगर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है कि इकोलॉजी शब्द जो है वह किसने दिया तो क्या लिखेंगे, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, 1866 ईस्वी में दिया था। और ये जो इकोलॉजी हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं जो कि आपका ओइकोस से आया है, और ओइकोस का मतलब होता है हाउस होता है और या इन्वायरमेंट्स होता है, और जो लोगोस है इसका क्या मतलब होता है, स्टडी। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जीव जहाँ रहते हैं उनके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हैं गाय, ये हैं कुत्ते, ये हैं आपके टाइगर्स, ये हैं पक्षी, और मनुष्य भी हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी हैं, आपके जो हैं ग्रासेस भी हैं और फ्रॉग हैं। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो हैं ये सजीव हैं। क्या हैं, सजीव हैं। भले सूक्ष्म जीव हमारे खुले आँखों से नहीं दिखलाई दे, लेकिन ये क्या हैं, सजीव के अंतर्गत रखे गए हैं। लेकिन कुछ निर्जीव भी हैं, जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल्स हैं यानी मिट्टी है, ये सभी के सभी क्या हैं, निर्जीव होते हैं ना। तो सजीव जो होते हैं वह निर्जीवों की मदद लेते हैं जीवित रहने के लिए,
और यही जो है सजीव और निर्जीव के बीच जो संबंध बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और इसको हम लोग जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से अवयव या घटक होते हैं, और यहाँ पर जानेंगे क्या कार्य होते हैं जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इकोसिस्टम वाला पार्ट्स जो टाइप दिया गया है आपका, उसके बाद डिटेल्स स्टडी एक्वेटिक इकोसिस्टम का है, फूड चेन फूड वेब है, इकोलॉजिकल पिरामिड है और बायोजियोकेमिकल साइकिल है। तो ये आपका पूरा का पूरा यूनिट नंबर 4 में आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग देखें आगे कि इकोलॉजी जो है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले इंटरेक्शन माने क्या होता है, संबंध की वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग कहते हैं। और इसे जो है 1866 ईस्वी में एर्नस्ट हैकेल ने ग्रीक शब्दों ओइकोस, जिसका क्या मतलब होता है, घर होता है, या इसको आप पर्यावरण कह सकते हैं। तो और लोगोस का अर्थ क्या होता है ना, और लोगोस का क्या अर्थ होता है, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन होता है। तो क्या कहेंगे हम लोग, इकोलॉजी जो है वह पर्यावरण और जो जीव होते हैं इनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता हम लोगों का इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी शब्द जो है 1866 ईस्वी में एर्नस्ट हैकेल ने दिया था, जिसका मतलब होता है जो पर्यावरण है और उसका अध्ययन है जीवों के साथ। तो ये है कहानी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, फादर ऑफ इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं वो है अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो होमबोल्ट सर हैं, जिसका पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट है, वो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, अर्थ सिस्टम्स है, और यहाँ पर जो हैं कुछ क्या है, सजीव घटक हैं और कुछ निर्जीव घटक हैं। ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, संबंधित रहते हैं और क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। यानी कि जहाँ पर सजीव और निर्जीव आपस में संबंधित होकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जो शब्द हैं इनके प्रतिपादक कौन हैं, यानी किसने दिया था पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो ये थे आपके एजी टॉन्सले। क्या थे, एजी टॉन्सले। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एजी टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम शब्द दिया था, जिसमें सजीव और निर्जीव आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और क्या बनाते हैं, एक तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। आप चाहे कोई भी इकोसिस्टम देख लीजिए, यहाँ पर सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं, तो बनाते हैं एक तंत्र जिसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखें कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं भाई, जीव को कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये होते हैं सिंगल लिविंग बींग्स होते हैं, यानी कि किसी भी मेंबर्स को अगर हम लोग इंडिविजुअली से देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स यानी जीव। ये जीव जो हैं प्लांट्स हो सकते हैं और एनिमल्स हो सकते हैं, पौधे और जंतु दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशंस की बात करेंगे, पॉपुलेशंस माने क्या होता है, आबादी है ना, यहाँ पर जनसंख्या भी आप कह सकते हैं। तो ये जो पॉपुलेशंस है ऑल इंडिविजुअल्स यानी कि जो भी अकेले जीव हैं, यहाँ पर अगर क्या होते हैं, सिंगल स्पीसीज के अगर एक क्षेत्र में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनसंख्या। क्या बोलते हैं, जनसंख्या। बहुत सारे जन होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे एक ही स्पीसीज के, तो उसको क्या बोलेंगे,
जनसंख्या कहेंगे। चलिए उसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी को बोलते हैं हम लोग समुदाय। क्या बोलते हैं? समुदाय। और समुदाय में ऑल इंटरैक्टिव ऑर्गेनिजम्स, जैसे पौधे होंगे, जंतु होंगे एंड माइक्रोब्स, ये सभी जो हैं एक निश्चित एरिया में होंगे। पौधे भी होंगे, जंतु भी होंगे और सूक्ष्म जीव भी होंगे। तो इसको क्या नाम देंगे? कम्युनिटी कहेंगे। यानी कि बहुत प्रकार के जीव जंतु रहेंगे और वह एक निश्चित एरिया में, तो वो क्या कहलाएंगे? कम्युनिटी कहलाएंगे, समुदाय कहलाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखें, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स इज द डिफाइंड एरिया। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो हैं, जो सजीव हैं और सराउंडिंग उसका है एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये दोनों इंटरैक्ट रहते हैं और बनाते हैं पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, बायोस्फीयर है यानी जैव मंडल है। द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम अर्थ लार्जेस्ट नॉन एज द इकोलॉजिकल सिस्टम। कहने का मतलब है कि जो जैव मंडल है वो सभी प्रकार के इकोसिस्टम से क्या होता है? समायोजित होता है। यानी कि यहाँ पर जलमंडल भी रहेंगे, स्थल मंडल भी रहेंगे और वायुमंडल भी रहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोस्फीयर्स कहेंगे। तो अब हिंदी में हम लोग देख लेते, जीव क्या होता है? एक अकेला जीवित प्राणी होता है। वो आपको पौधे भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। तो अगर अकेला रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जीव कहेंगे, है ना। तो पौधे और जंतु ये दोनों रहेंगे। चलिए उसके बाद आबादी है। किसी दिए गए इलाके में एक ही प्रजाति के बीच सभी जीव, यानी कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ही प्रजाति के सभी जीव रहेंगे एक इलाके में, तो उसको क्या बोलेंगे? आबादी कहेंगे। फिर देखिए क्या है? समुदाय। समुदाय में किसी खास इलाके में सभी एक दूसरे से जुड़े जीव होंगे, जैसे पौधे हैं, जंतु हैं और सूक्ष्म जीव हैं, तब वो क्या कहलाएंगे? समुदाय कहलाएंगे। उसके बाद देखिए इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है। तो एक तय इलाके में, यानी कि कोई एक निश्चित क्षेत्र होगा और उसमें जीव और निर्जीव रहने वाले, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे? एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो उसको क्या कहेंगे? इकोसिस्टम, जो आगे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। चलिए उसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है कि धरती पर सभी इकोसिस्टम का जोड़ सबसे बड़ा जाना माना इकोसिस्टम्स होते हैं। यानी कि बायोस्फीयर जो है वह ऐसा नहीं है कि खाली जो है जलमंडल से बनेगा, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सभी सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल्स होता है, यहाँ तक तो हम लोग जो जीव विज्ञान की परिभाषा में कहते हैं कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और ये कोशिका किन से बने होते हैं? ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं वो एटम से बने होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग की, उसको हम लोग सेल्स कहते हैं। और सेल्स बने होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल से, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत प्रकार के एटम से बने होते हैं। तो यहाँ पर एटम्स बहुत सारे मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल्स बनाते हैं और सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाता है और बॉडी बनाता है, बॉडी सिस्टम। और फिर बनते हैं जीव। क्या बनते हैं? जीव, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये जो जीव हैं, बहुत सारे जीव मिलकर के क्या बनेंगे? जनसंख्या। क्या बनेंगे? जनसंख्या बनाएगी। और जनसंख्या बिन करके क्या बनाएगी? समुदाय। क्या बनाएगी? समुदाय बनाएगी। और समुदाय मिल करके क्या बनाएगी? जैव मंडल बनाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम से
जीव यानी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से जनसंख्या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी और कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनते हैं। चलिए अब हम लोग एक बार फिर समझते हैं। एक है इंडिविजुअल्स जिसको हम लोग जीव कहते हैं, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, जनसंख्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इंडिविजुअल्स जो होता है वह एक ही मेंबर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में क्या होता है, जनसंख्या है। तो यहाँ पर जीव है, यहाँ पर जनसंख्या है, तो क्या है, जीवों की संख्या होगी ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक ही प्रकार के बहुत सारे जीव होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जनसंख्या कहेंगे। अब देखिए समुदाय की बात हो रही है, कम्युनिटी की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, तो सभी यहाँ पर क्या करे जाएंगे, यहाँ पर रखे जाएंगे कम्युनिटी में। फिर कम्युनिटी हो गया तो क्या बनाएंगे, बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर के इकोसिस्टम बनाएंगे, और इकोसिस्टम जो है वो बनाएंगे बायोम्स, और बायोम जो है बनाएंगे बायोस्फीयर। तो ये एक क्या है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से क्या है, बढ़ते क्रम में है। सबसे छोटे क्या हो गए, इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर के पॉपुलेशंस बने, पॉपुलेशंस मिलकर के कम्युनिटी बने, कम्युनिटी मिलकर के इकोसिस्टम बने, फिर जो है बायोम और बायोस्फीयर्स बने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के प्रकृति का क्या है, संरचना है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखें। ये एक बेसिक जानकारी है और ये आपके परीक्षा के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो इसको आप याद ही कर लीजिएगा, और ये आपको पेपर पर ज़रूर देखने को मिलेंगे, खास करके ऑब्जेक्टिव में आपको मिलने ही मिलने हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, टाइप्स बना होता है प्रकार। तो हम लोगों का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, इसके कितने प्रकार होते हैं भाई, तो दो प्रकार बताए गए हैं। एक है नेचुरल, नेचुरल को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और आर्टिफिशियल को बोलते हैं हम लोग मैन मेड, यानी मानव निर्मित होता है। अब देखिए कि नेचुरल को प्राकृतिक कहे, आर्टिफिशियल को मानव निर्मित कहे, तो आर्टिफिशियल के लिए एक और वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। आप ये लिख लीजिएगा, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। तो ये पेपर पर कभी कभी दे दिए जाते हैं। अब देखिए नेचुरल इकोसिस्टम जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीनी वाला होगा, और एक होगा एक्वेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं जलमन यानी कि जल पारिस्थितिक तंत्र, और एक क्या होता है, स्थल पारिस्थितिक तंत्र। तो स्थल को हम लोगों ने फिर बांटा जंगल में, घास के मैदान में, और मरुभूमि या मरुस्थल में, और जो एक्वेटिक है उसको हम लोगों ने बांट दिया सैलिनिटी के आधार पर, नमक की मात्रा पानी में कितनी है, तो उसको एक को बोल दिए समुद्र बोल दिए, और एक को बोल दिया हम लोग मीठे जल का जल स्रोत। तो एक हो गया आपका समुद्र और एक हो गया हम लोग का फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी कि मीठे जल के जल स्रोत, जिसमें आपका क्या क्या आता है। देखिए एक है आपका मीठे जल के जल स्रोत में, इसको दो भाग में बांट देते हैं। पहला है लोटिक, क्या है, लोटिक इकोसिस्टम। तो लोटिक से याद रखिएगा कि जब बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं, लोटते हैं, और लोटना मतलब होता है मूवमेंट करना, क्या होता है, मूवमेंट करना। तो एक ऐसी जलधारा होगी किसमें भाई, फ्रेश वाटर मीठे जल के जल स्रोत में, जो बहेगा, क्या होगा, बहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, यानी उसमें मूवमेंट होगा। जैसे रिवर में है, स्ट्रीम्स में है और स्प्रिंग में है, ये क्या है, लोटिक इकोसिस्टम है। और लेंटिक में क्या होगा भाई, ये स्थिर रहेगा, जैसे लैक में है, पॉन्ड्स में है, स्वाम्प में है, ये सब क्या है, लोटिक स्थिर जल वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, लोटिक में जब बच्चे लौटते हैं तो मूव करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे एनरोल करके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लोटिक। ये रनिंग वाटर होता है और ये स्टैंडिंग वाटर होता है। अब समझे, लोटिक मतलब होता है रनिंग वाटर,
पानी में जलधारा रहेगी, लेकिन लैंटिक में क्या होगा, स्थिर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि चारों तरफ किनारा है। यहाँ पर नदी में कोई किनारा नहीं होता है, वो बहते रहती हैं अपने लय में। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा। अब चलिए देखते हैं आगे, कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। और ये भी आपके पेपर पर पूछे जा सकते हैं। इकोसिस्टम जो है यह दो प्रकार से होता है, यानी कि इसमें जो अवयव होते हैं, एक होता है एबायोटिक फैक्टर्स होता है या एबायोटिक कंपोनेंट्स कह सकते हैं, और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स कह सकते हैं। एबायोटिक में आपको निर्जीव मिलते हैं और बायोटिक में क्या मिलता है, सजीव मिलता है। तो जो एबायोटिक है इसमें क्या है, निर्जीव घटक हैं, जैसे आपके लाइट हैं यानी सूर्य का प्रकाश है, टेम्परेचर यानी तापमान है, वाटर यानी जल है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो वायुमंडलीय गैस है, और हवा है। ये सब के सब क्या हैं, एबायोटिक हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अजैव कहते हैं। क्या कहते हैं, अजैव कहते हैं। और एक है आपका जैव, यानी सजीव इसमें शामिल होंगे। जैसे आपके पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या होते हैं, सजीव घटक होते हैं। चलिए अब हम लोग जो है सजीव घटक को फिर बांट देते हैं, है ना। सजीव घटक को हम लोग क्या कर देते हैं, फिर 3 हिस्से में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। देखिए प्रोड्यूसर्स में क्या आता है, जिसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता, और डीकम्पोजर माना होता है अपघटन करता। तो जो उत्पादक होते हैं ये अपने से भोजन बनाते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं अपने से भोजन नहीं बना पाते हैं, और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीव रखे गए हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे जीवधारी रखे गए हैं जो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जटिल जीवों को सरल रूप में बदलते हैं। चलिए तो प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक के अंतर्गत क्या क्या रखा जाएगा, तो नीलहरित शैवाल रखे जाएंगे, पौधे रखे जाएंगे। ये क्या है, प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक है। और उत्पादक क्या होते हैं, स्वपोषी होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं भाई, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। चलिए कंज्यूमर्स की बात करें, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसीलिए ये क्या करते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे भाई, दूसरे पर आश्रित रहेंगे ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं परपोषी। कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, या किसी दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, या आश्रित होते हैं। और डीकम्पोजर्स जिसको बोलते हैं हम लोग अपघटन कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन कर्ता कहते हैं। तो इस स्थिति में जो है अपघटन कर्ता क्या होता है, प्रत्येक इकोसिस्टम का एक आवश्यक घटक होता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उस इकोसिस्टम में कचरा फैल जाएगा, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जब डेथ होंगी तो उसको मिट्टी में मिलाने वाले नहीं मिलेंगे। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई करता भी कहते हैं। और ये इकोसिस्टम के बिना जो है क्या होते हैं, अधूरा माना जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहते हैं, अपघटन करता नहीं रहते हैं, तो फिर क्या होगा, इकोसिस्टम को कंप्लीट नहीं मानेंगे। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आगे है कि कंज्यूमर्स जो होते हैं, उपभोक्ता जो होता है, उसको हम लोगों ने 3 हिस्से में कैटेगराइज कर दिया। एक है आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी यानी द्वितीयक उपभोक्ता, और टर्सरी यानी तृतीयक उपभोक्ता। तो जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी कैसा होता है, हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है। और सेकेंडरी क्या होता है, कार्निवोरस यानी मांसाहारी होता है। और ये क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स यानी कि
द्वितीयक जो है मांसाहारी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। और एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, गाय भैंस यहाँ पर मिलेगा, बकरी मिलेगा, उसके बाद जो है खरगोश होगा। सेकेंडरी में कुछ मछलियाँ होंगी, बड़ी मछलियाँ, मेढक हो जाएंगे, फॉक्स लोमड़ी हो जाएंगे। और टर्सरी में जो है लायन है, पक्षी हैं, बाज हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और बाघ है। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? टर्सरी में मिलेंगे, है ना। तो ये चार्ट आप ध्यान में रखिएगा। और अगर पेपर पर आता है इकोसिस्टम से तो आपको क्या करने हैं? ये चार्ट ड्रॉ कर देने हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखें। चलिए उसके बाद है कि इकोलॉजिस्ट स्टडी, यानी कि जो पर्यावरणविद होते हैं, पर्यावरण के जानकार होते हैं, उन्होंने स्टडी किया बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जो सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं, इन दोनों के बारे में उन्होंने पढ़ा। और उन्होंने बताया कि जितना भी सारा सजीव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक फैक्टर कहते हैं, जैव घटक कहते हैं या जैव कारक कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इन्वायरमेंट्स, यानी हमारे पर्यावरण के जितने भी सारे क्या हैं? सजीव घटक हैं वो रखे गए हैं। जैसे सच में जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु हैं और कवक हैं। ये सब के सब क्या हैं? सजीव घटक हैं या सजीव कारक हैं। उसके बाद आगे देखिए, एबायोटिक फैक्टर्स है, यानी अजैव घटक हैं, जिसमें क्या रखे गए हैं? नॉन लिविंग रखे गए हैं, जैसे केमिकल्स एंड फिजिकल कंपोनेंट्स, है ना, हमारे पर्यावरण के। जैसे टेम्परेचर यानी तापमान हो जाएगा, लाइट यानी प्रकाश हो जाएगा, वाटर जल हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या है? सॉइल है, एयर है। ये सब के सब क्या हैं? आपके एबायोटिक हैं, यानी कि एबायोटिक में आपको टेम्परेचर्स देखने को मिलता है, लाइट यानी कि प्रकाश देखने को मिलता है, जल देखने को मिलता है, सॉइल मिट्टी देखने को मिलता है और हवा। ये सब के सब क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर्स हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा में कि पारिस्थितिकीविद जो है जीवित और निर्जीव दोनों घटकों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो पर्यावरण के जो समझने वाले होते हैं, पर्यावरण के बारे में अधिक जानकार व्यक्ति होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर? इकोलॉजिस्ट कहते हैं। पर्यावरण से क्या करने वाले जो जानकार व्यक्ति होते हैं, पर्यावरण के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें आपका जैविक कारक है, जैविक कारक में पर्यावरण में सभी जीवित जीव जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, वो सब कहाँ रखे गए हैं? जैविक कारक में रखे गए हैं। और अजैविक कारक में कौन रखे गए हैं? पर्यावरण के गैर जीवित जीवधारी या रासायनिक भौतिक घटक, जिसमें तापमान है, प्रकाश है, मिट्टी है, पानी है और हवा। ये सब क्या हैं? अजैव कारक हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, स्कोप ऑफ इकोलॉजी। जो स्कोप होता है, जो इनका पढ़ने का जो मेन मुद्दा होता है, क्यों पढ़ेंगे हम लोग इकोलॉजी? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जो हमारे लिए क्या होगा? उपयोगी होगा। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग अपना क्या कर सकेंगे? भविष्य जो है वो बना पाएंगे। तो कौन कौन से स्कोप है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जो इकोलॉजी का स्कोप है वो ब्रॉड है, वो बहुत बड़ा है। कंपेराइजिंग द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस विथ ईच अदर एंड इन्वायरमेंट्स अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। देखिए इकोलॉजी का जो दायरा होता है वो बहुत ही बड़ा है, यानी कि जो पारिस्थितिकी होता है, इनका जो क्षेत्र है वो क्या है? बहुत ही बड़े हैं, जिनमें जीवों का एक दूसरे के साथ संबंध यानी इंटरैक्शन और उनके इन्वायरमेंट की सारी स्टडी शामिल होती हैं, यानी कि जानकारी शामिल होती हैं जो कई लेवल पर होती हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स है, पॉपुलेशंस है, कम्युनिटी है और इकोसिस्टम है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, इट हैज़ बोथ फंडामेंटल एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स,
यानी कि ये जो इकोलॉजी होते हैं ये क्या है, मौलिक और व्यवहारिक दोनों पहलू के होते हैं, जिसमें संरक्षण यानी कि इंक्लूडिंग कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ह्यूमन इकोलॉजी एंड यूज ऑफ इकोलॉजिकल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें मौलिक और व्यवहारिक दोनों पहलू शामिल होते हैं, जिसमें संरक्षण की बातें करते हैं, वन्य जीव और मत्स्य प्रबंधन की बातें करते हैं, वानिकी और कृषि, मानव पारिस्थितिकी और अस्थायी संसाधन प्रबंधन करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र का ज्ञान उपयोगी शामिल होता है। यानी कि इससे हम लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, ये हम लोग इनके ज्ञान का जो है ना उपयोग कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें, जो फंडामेंटल स्कोप है, जो मौलिक इनके क्या हैं, जो लक्ष्य हैं, इनका जो क्या है आपका पहलू है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स को जानना, ऑर्गेनिज्मल, सो हाउ एन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरैक्ट विच एन एनवायरमेंट्स एंड इट्स फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल्स एंड मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस। यानी कि जो जीवधारी होते हैं, एक व्यक्तिगत जीव अपने पर्यावरण और उसके शारीरिक, व्यवहारिक और रूपात्मक या संरचनात्मक अनुकूलन के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉपुलेशंस यानी कि जनसंख्या, द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड हाउ देयर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक चेंज ओवर द टाइम। यानी कि जो जनसंख्या होती हैं, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के समूह का अध्ययन और समय के साथ उसके आकार, विशेषताओं में कैसे परिवर्तन होता है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद है कम्युनिटी, यानी कि जो समुदाय होता है, इन्वेस्टिगेटिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज इन एन गिवन एरिया सच एज द कंपटीशन एंड द प्रेडेशंस। यानी जो समुदाय है, किसी दिए गए क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतःक्रियाओं की जांच करना, जैसे प्रतिस्पर्धा और शिकार। ये क्या है, आपके समुदाय है, यानी कम्युनिटीज़ हैं। उसके बाद देखिए इकोसिस्टम है, यानी पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है ये क्या है, एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपके बायोटिक हैं यानी जैव हैं, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स यानी कि आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। यानी पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवित जीवों, जैविक घटक और निर्जीव पर्यावरण, अजैविक घटक जैसे हवा, पानी, मिट्टी के बीच संबंधों की जानकारी प्राप्त करना, यह आपका इकोसिस्टम है। उसके बाद देखिए बायोस्फीयर्स हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ एंड द अर्थ इकोसिस्टम ऑन ए ग्लोबल स्केल्स। यानी बायोस्फीयर वैश्विक स्तर पर जीवन और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम्स देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जीव होते हैं, जीव मिलकर के जीव क्या बनाते हैं, जनसंख्या बनाते हैं, फिर कम्युनिटीज़ बनाते हैं और इकोसिस्टम बना करके जो है ये बायोस्फीयर्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद अप्लाइड स्कोप जो है हम लोगों ने अभी तक देखा फंडामेंटल स्कोप। उसके बाद क्या है, अप्लाइड स्कोप है। अप्लाइड स्कोप में जो है जो संसाधन प्रबंधन होता है, संरक्षण जैसी मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए पारिस्थितिक अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अप्लाइड इकोलॉजी है, यूज्ड इकोलॉजिकल कंसेप्ट टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन नीड्स सच एज द रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशंस। उसके बाद दूसरा देखें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, तो किस प्रकार से हम लोग जंगली जीव का प्रबंधन करेंगे। जो वन्य जीव प्रबंधन है कि खतरे में पड़ी प्रजातियों की रक्षा करना और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, जैसे प्रोटेक्ट थिएटर्न्स स्पीसीज एंड मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, ये हम लोग को बताता है। उसके बाद है फॉरेस्ट्री, यानी कि जो हम लोगों के संसाधनों और पर्यावरण के फायदे के लिए जंगल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे।
मैनेजेज द फॉरेस्ट फॉर द रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। चलिए उसके बाद देखें फिशरीज है आपका खाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मछली पालन सहित मछलियों की जो आबादी को कैसे मैनेज करेंगे, ये है हम लोगों का। जैसे फिशरीज में जो है मैनेज फिश पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग फिश फार्मिंग टू मीट एंड फूड डिमांड्स। उसके बाद है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि है आपका, इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशंस यानी फसल चक्रण के बारे में, एंड वीड मैनेजमेंट जो घास वगैरह होते हैं, जो छोटे मोटे अनवांटेड पौधे होते हैं उसका कैसे प्रबंधन करेंगे हम लोग, है ना। तो जो क्रॉप रोटेशंस है, वीड मैनेजमेंट जैसे तरीके शामिल होते हैं। और कंजर्वेशंस बायोलॉजी, इसका जो है मकसद बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, एम्स ऑफ प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। जो जैव विविधताएं हैं उसको हम लोग किस तरह से क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, किस तरह से बचाएंगे। चलिए उसके बाद देखें रिस्टोरेशंस इकोलॉजी है, यानी कि दो फोकसेस ऑन रिस्टोरिंग्स डैमेज इकोसिस्टम। जो रेस्टोरेशंस इकोलॉजी है खराब इकोसिस्टम को ठीक करने पर फोकस करता है ये, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें ह्यूमन इकोलॉजी, इंसानों और उसके पर्यावरण के बीच के रिश्तों की स्टडी करता है। जैसे ह्यूमन इकोलॉजी स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड देयर इन्वायरमेंट्स। उसके बाद आगे देखें कि पृथ्वी ग्रह पर स्वस्थ जीवन और जीवन के अस्तित्व में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। यानी कि जो हम लोग अपने पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पर रहने के लिए खाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ेगी, और जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, जो हमारा उपलब्ध कराता है पृथ्वी ग्रह यानी धरती माता। पृथ्वी विभिन्न जीव जंतुओं या प्रजातियों का घर है और हम सभी भोजन वायु जल और अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने पर्यावरण को बचाना और उसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन इकोलॉजी। चलिए ये हम लोगों का जो है तीसरा टॉपिक रहेगा आज का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से MS ये जो आपके CBCS पैटर्न पर जो MIC जूलॉजी सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं, सेमेस्टर 4 के साथी हैं, उनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली परीक्षा है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए अब हम लोग एक नया जो टॉपिक है हम लोगों का यूनिट के हिसाब से क्या है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन इकोलॉजी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जो इकोलॉजी में लिमिटिंग फैक्टर्स के लॉज जो होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, मुख्य रूप से लिविंग्स के लॉ ऑफ द मिनिमम और ब्लैकमैन के लॉ ऑफ लिमिटेड फैक्टर्स से निकलते हैं, जो दोनों कहते हैं कि कोई प्रोसेस तथा फैक्टर्स से लिमिट होता है जिसकी सप्लाई सबसे कम होती है और ना ही उस फैक्टर्स में से जो सबसे ज़्यादा होता है। अगर अंग्रेजी भाषा में हम लोग देखें कि द लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन इकोलॉजी प्राइमरली स्टेम फ्रॉम द लाइवर्स लॉ ऑफ द मिनिमम एंड द बैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटेड फैक्टर्स, which both state that the process is limited by the factors that is the shorter supply, not by the factors of the most abundant। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट, असल में किसी भी शारीरिक या इकोलॉजिकल प्रक्रिया की रफ्तार उस संसाधन या स्थिति से तय होती हैं जो सबसे कम या सबसे गंभीर स्तर पर होती हैं। दूसरे फैक्टर को बढ़ाने से प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि लिमिटेड फैक्टर्स को भी ना बढ़ाया जाए।
जैसे यहाँ पर हम लोग एक देखें कि यह नियम जो होता है वह बेरेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से पौधों की जो वृद्धि होती हैं वह पोषक तत्वों पर लागू किया जाता था। जैसे जो कनेक्ट थे, इनका जो मुख्य कंसेप्ट है वो है एक पौधों की वृद्धि उस पोषक तत्व से सीमित होती है। इसका जो मुख्य कंसेप्ट है वह क्या है कि एक पौधों की जो वृद्धि होती हैं उस पोषक तत्व से सीमित होती हैं जो सबसे कम मात्रा में मौजूद होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बैरल की पानी की क्षमता उसके छोटे डंडे से सीमित होती हैं। जैसे अगर हम लोग देखें उदाहरण के तौर पर कि यदि किसी पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है, क्या देखें हम लोग कि यदि किसी पौधों में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है लेकिन पोटेशियम की कमी है, तो अन्य पोषक तत्वों की प्रचुरता की परवाह किए बिना इसकी वृद्धि पोटेशियम के कारण जो है वह रुक जाएगी, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखें कि एग्जाम्पल्स में इफ ए प्लांट्स हैज plenty of nitrogen and phosphorus but a scarcity of potassium, it grow will the limited by the amounts of the potassium and the regardless of the abundance of other nutrients। चलिए उसके बाद जो है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहता है कि यह नियम जो है 1905 ईस्वी में फ्रेडरिक ब्लैकमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कई कारकों से प्रभावित किसी भी प्रक्रिया पर लागू होता है। जैसे सबसे प्रसिद्ध है वो है प्रकाश संश्लेषण पर। तो यहाँ पर जो है जो कंसेप्ट है इसका कि यदि एक प्रक्रिया में कई कारकों से प्रभावित होती हैं, यानी कि जो कोई प्रक्रिया होती है कई कारकों से प्रभावित होती हैं, तो प्रक्रिया में उस कारक द्वारा सीमित होती हैं जो सबसे कम मात्रा में या सबसे अधिक धीमा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यदि कार्बन डाइऑक्साइड सीमित है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं होगी। दर केवल तभी बढ़ेगी जब कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति भी पर्याप्त स्तर पर बढ़ाई जाएगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें पॉपुलेशंस डायनामिक्स क्या होता है, जो आपके यूनिट के हिसाब से रखे गए हैं टॉपिक्स। तो यहाँ पर जो है हम लोग कुल मिलाकर के देखने वाले हैं कि जो आपके जो ग्रोथ हैं अलग अलग प्रकार के जो है फैक्टर्स है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कंसेप्ट है कोर फैक्टर्स है इनके, जिसमें से आपका बर्थ रेट है, यानी कि जिसको बोलते हैं जन्म दर बोलते हैं। तो जन्म दर क्या होता है, देयर नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बॉर्न इनटू ए पॉपुलेशन। अगर किसी जनसंख्या में कुछ नए जीव क्या होते हैं जन्म लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। उसके बाद है डेथ रेट है, तो यानी मृत्यु दर, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट डाई इन ए पॉपुलेशन। माइग्रेशन जो है वह क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू द इमाइग्रेशंस आउट ऑफ इमर्जिंग ए पॉपुलेशंस विच एडेड टू ए सबस्टेट फ्रॉम इट्स साइज। यानी कि माइग्रेशंस जो है वह क्या है, किसी भी क्षेत्र से क्या करता है, हमारे क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में जीव चले जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइग्रेशंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है और जो दूसरा होता है वो होता है लॉगिस्टिक ग्रोथ होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये आपको खूब देखने को मिलेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है इसमें जो कर्व होता है वह जे शेप बनता है इस तरह से, और जो लॉगिस्टिक होता है वो एस प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जे शेप बनता है, और पॉपुलेशन साइज टाइम अगर कैरिंग कैपेसिटी देखा जाए तो यहाँ पर लॉगिस्टिक ग्रोथ वो एस टाइप के बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लॉगिस्टिक में जो है जो कर्व बनते हैं वो एस टाइप के बनते हैं। अब देखिए लिमिटिंग फैक्टर्स की अगर बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर्स में यहाँ पर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स है और दूसरा क्या है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है। तो जो सीमित होता है, सीमित कारक
जो घनत्व निर्भर कारक, जिसमें कि कारक जिसके आकार या आबादी के विकास पर प्रभाव आबादी घनत्व के भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण में संसाधन, भविष्यवाणी और बीमारी के लिए प्रतिस्पर्धा शामिल होते हैं। लेकिन घनत्व स्वतंत्र कारक जो है, ये कारक जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, इसके कारण के बावजूद कि मौसम, प्राकृतिक आपदा जैसे आग और प्रदूषण शामिल होते हैं। फिर हम लोग देखें नेक्स्ट डेमोग्राफिक इंडिसेस। चलिए नेक्स्ट देखें कि जो डेमोग्राफिक इंडिसेस है, यानी कि जो डेमोग्राफिक इंडेसेस जो होते हैं आबादी की खासियतों जैसे उम्र है, जेंडर है, फर्टिलिटी रेट है कि जो स्टैटिकल्स जो है आपके मेजरमेंट्स यानी माप होते हैं, जिनका इस्तेमाल आबादी की बनावट, साइज और बदलाव को समझने के लिए किया जाता है। फिर जो प्रमुख सूचकांक यानी कि जो की इंडिसेस होते हैं में जन्म और मृत्यु दर, लिंग अनुपात, जीव प्रत्यास्था और निर्भरता अनुपात शामिल होते हैं, जो सामाजिक और नीति विश्लेषण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। फिर नेक्स्ट देखें पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ। ये जो होते हैं जनसंख्या का आकार, वृद्धि, कुल लोगों की संख्या और जिन दर से जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही हैं उसको क्या करता है, ये मेज़र करता है। फिर है आपका एज स्ट्रक्चर है ना। एज स्ट्रक्चर यानी कि आयु संरचना, इसमें विभिन्न आयु समूहों की जनसंख्या के प्रतिशत का वर्णन करता है, जैसे अक्सर जनसंख्या पिरामिड में ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक हम लोग नया टॉपिक देखते हैं कि जो आपके पॉपुलेशन इंटरैक्शंस हैं, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग जनसंख्या संबंध कहते हैं, और ये आपको पेपर पर ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आप जो है हमारे चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जा कर के पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पर जो है बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो है और नोट्स वाले हैं, तो वहाँ पर आकर के देख लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में जो है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पर जो थ्योरीज़ हैं वो हम आपको पिनअप कर देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें कि जो पॉपुलेशन इंटरैक्शंस होता है यानी कि जो बायोलॉजी में एक मुख्य कंसेप्ट है, क्या है भाई, कि जो एक कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज़ के बीच रिश्तों को बताता है यानी संबंध को बताता है, जहाँ अक्सर शामिल जीव पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं। यानी कि जीवधारी जो होते हैं ना कहीं वह दूसरे जीवधारी से जुड़ करके रहता है, मिल करके रहता है, और वो बनाते हैं इंटरैक्शन यानी संबंध बनाते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन इज ए कोर कंसेप्ट इन बायोलॉजी, यानी कि जो जीव विज्ञान होते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज, है ना, डिफरेंट स्पीसीज इन ए कम्युनिटी वेयर इफेक्ट्स कैन बी द पॉजिटिव, यानी कि लाभ होता है, निगेटिव यानी हानि होती है, और न्यूट्रल माना उदासीन होता है। चलिए उसके बाद देखें हम लोग पहला इंटरैक्शन म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है वो होता है आपका सहजीविता, यानी कि इसमें प्लस प्लस का रिलेशनशिप होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्लस प्लस रिलेशनशिप वाले होते हैं म्यूचुअलिज्म। इसमें कहता है कि बोथ इंटरैक्टिंग स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीवधारी को लाभ होता है, जैसे बी इन्फेक्टिंग pollinating flowers from nectar and the bee gets food and flowers are pollinated, यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जो फूल होता है और जो मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खी जाती हैं पौधों के फूल पर और वहाँ से शहद लेती हैं, भोजन लेती हैं, और पौधों में जो पॉलिनेशन की प्रक्रियाएं होती हैं पुष्प वह मधुमक्खी करती हैं, तो दोनों को लाभ होता है। कंपटीशन में देखें तो कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को हानि होती है। तो टू और मोर स्पीसीज स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, एंड गेट द सेम लिमिटेड सोर्सेस, यानी एक ही प्रकार के स्रोत के लिए लड़ते हैं, जैसे भोजन के लिए, जल के लिए और जगह के लिए। जैसे लायन एंड हाइनास जो है compete करता है सेम प्रे के लिए, यानी कि कोई एक निश्चित जो है या एक सीमित शिकार जो होता है उसके लिए क्या करते हैं, दो अलग अलग शिकारी लड़ते हैं। उसके बाद है प्रीडेशंस में क्या हो जाएगा, वन ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, प्रेडेटर्स हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएंगे, प्रे, शिकार और शिकारी का संबंध होता है। ये लायन हंटिंग ए जेब्रा, है ना, तो यहाँ पर क्या है
जो आपके जीव हैं, एक को लाभ होता है और एक को हानि होती हैं। तो लाभ किसको, लायन को, और जबरा को हानि होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखें पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में परजीविता जिसको बोलते हैं, प्लस माइनस ये भी रिलेशनशिप है। एन ऑर्गेनिजम्स द पैरासाइट लिव्स एंड इनसाइड अनदर, द होस्ट बेनिफिटेड द होस्ट एक्सपेंसेस। जैसे टिक्स फीडिंग्स ए डॉग, यानी कि कुत्ते पर क्या होता है, बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, तो जो डॉग को हानि होती हैं और टिक्स को क्या होता है, लाभ होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरासिटिज्म्स कहते हैं। उसके बाद है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में होता है सहभोजिता। वन स्पीसीज बेनिफिटेड व्हाइल द अनदर इज नाइदर हार्म्ड और द हेल्प्ड। तो एग्जांपल्स में है आपका जो बर्नाकल्स है अटैकिंग टू द व्हेल्स, द ब्रैंकल्स गेट्स द प्लेस एंड लाइव एंड फिल्टर फूड्स व्हाइल द व्हेल इज अनअफेक्टेड। यानी कि जो व्हेल जीवधारी होते हैं, यानी कि स्तनधारी होते हैं, उनके शरीर पर बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं, वो चिपके हुए रहते हैं और पोषण लेते हैं और स्विमिंग का मज़ा लेते हैं। चलिए, और एमेंसलिज्म जो असहभोजिता होती हैं, वन स्पीसीज हार्म्ड व्हाइल द अनदर इज अनअफेक्टेड। इसमें क्या होता है कि एक जीवधारी को घाटा होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता है। जैसे ए लार्ज ट्री प्रोवाइडिंग शेड दैट प्रिवेंट्स ए स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम द गेटिंग सनलाइट व्हाइल द ट्री इज इटसेल्फ नॉट अफेक्टेड। तो दूसरा एग्जाम्पल्स भी आप रख सकते हैं कि जो आपके क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, और बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक हम अपने शरीर में लेते हैं और जीवाणु को किल कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक स्वयं क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, यानी जीरो रिलेशंस में रहता है, और बैक्टीरिया माइनस रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये कहलाता है एमेंसलिज्म कहलाता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो अलग अलग जीव होते हैं ये किस तरह से इंटरैक्ट रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पॉपुलेशंस इंटरैक्शंस का जो इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे पर्यावरण में जनसंख्या संबंध का। तो पहला है सामुदायिक संरचना होता है कि अंतःक्रियाएं निर्धारित करती है और कौन सी प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ रह सकती हैं, इनके जो हैं सापेक्ष बहुतायत कितनी होती हैं। दूसरा है आपका इवोल्यूशंस, विकास है। तो विकास में संबंध में जो है प्रजातियों के सह विकास को संचालित करते हैं, जिससे दोनों परस्पर क्रिया करके एक दूसरे को अनुकूलित करते हैं। और जो इकोसिस्टम का फंक्शंस है इसमें भी भूमिका अदा करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कार्य में, जैसे शिकार और शिकारी, प्रतिस्पर्धा जैसी अंतःक्रियाएं जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करती हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरित करती हैं, पोषक तत्वों के प्रवाह को महत्वपूर्ण जो है ये भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इकोसिस्टम के जो है क्या होते हैं, इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के जो हैं कंपोनेंट्स, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस और भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो है आपके यूनिट के हिसाब से। तो चलिए यहाँ तक हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के टाइप, इकोसिस्टम के जो है कंपोनेंट्स और इकोसिस्टम का फंक्शंस, ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो होगा हम लोग का इकोसिस्टम जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, तो ये है आपका जो यूनिट होगा वो होगा हम लोगों का आपके सिलेबस के हिसाब से वो होगा चौथा यूनिट, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा, है ना, जो चौथा यूनिट्स है। तो इसको हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे और मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इकोसिस्टम के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।